उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देखें मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है और आज हम क्लास 9 की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि टॉर्क बेसिकली होता है क्या। जब भी डेली लाइफ में आप देखते हैं कि जहां कहीं टर्निंग प्रोड्यूस होती है, जहां टर्निंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, आपके पास किसी भी बॉडी में जहां पर टर्निंग प्रोड्यूस हो, चलते हैं बॉडी रोटेट की दरवाजा भी का हैंडल भी या कोई नट आप टाइट कर रहे होते हो, चलता नीचे बॉडी रोटेट की या रोटेशन प्रोड्यूस की नो पूरे चीज देखिए टॉर्क इन्वॉल्व है। सही शो। आपके डेली लाइफ में जहां भी किसी भी बॉडी के अंदर कोई रोटेशन हो रही हो तो आप समझ जाएं कि वो उसका बेसिक रीजन क्या होगा, टॉर्क। बेसिक रीजन क्या होगा, टॉर्क। अब बेसिकली टॉर्क को आप कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए टॉर्क को आप कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में जब कोई टर्निंग प्रोड्यूस होती है, रोटेशन प्रोड्यूस होती है, कॉल्ड टॉर्क। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टॉर्क कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो एक डेफिनेशन हो गई टॉर्क की। इसके अलावा एक और डेफिनेशन करते हैं टॉर्क की। टॉर्क को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे दिस वाज फर्स्ट डेफिनेशन, दिस वाज सेकंड, दिस इज सेकंड डेफिनेशन। आप कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, उसको आप क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। याद रखिए टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है। अब आपके जहन में दो सवाल आ रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोमेंट आर्म क्या होता है, आपके जहन में आ रहा होगा। घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं, ठीक है। टॉर्क को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क को हम लोग कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। टी लगाते हैं और उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वांटिटी क्या है, व्हिच क्वांटिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जरा देखते हैं कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है या टॉर्क को हम लोग किस फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए टॉर्क के लिए जो हम लोग फार्मूला देखते हैं दैट इज T इक्वल टू R क्रॉस F, T इक्वल टू R क्रॉस F। ये हमारे पास क्या है, टॉर्क का फार्मूला है। याद रखें कि फिजिक्स की जुबान में, मैथ्स की जुबान में जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसको हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब बात फिजिक्स की आती है तो फिजिक्स में डॉट और क्रॉस दो अलग अलग बातें हैं। डॉट और क्रॉस दो अलग अलग बातें हैं। ये क्रॉस करेगा ना, जहां पर आपको ये क्रॉस नजर आए तो समझ जाए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। याद साथ है चिक्कला दो वेक्टर ओवल सर मल्टीप्लाई को वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, चिक्कला यो वेक्टर बल वेक्टर सर मल्टीप्लाई शी दो किस्म जवाब रातलेशी तासो जवाब दो किस्म के देशी या बस्ता सो जवाब वेक्टर क्वांटिटी बनी, ठीक शो, और या बस्ता सो जवाब स्केलर क्वांटिटी बनी, ठीक शो। जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका जो आंसर है या तो वेक्टर क्वांटिटी होगा या स्केलर क्वांटिटी। अगर आपका आंसर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आपका आंसर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। याद रखें कि वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। याद रखें कि हमारा जो टॉर्क है ना, टॉर्क, इसके ऊपर वेक्टर का मतलब एरो लगा हुआ है, मतलब ये कि डॉट वेक्टर क्वांटिटी, मतलब दानिश वो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करू और अब ना जवाब से को मिलाओ
वेक्टर क्वांटिटी फोर्स होम वेक्टर ದ ಗೋಣಾಚ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಷನ್ ದೇನ ಮುಂಸರ टॉर्क और टॉर्क हमसरे यो वेक्टर मतलब दादे जे दी किस्म प्रोडक्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट में शू बोले चुंगते वीली चेकल दो वेक्टर्स यो वर्सा मल्टीप्लाई की तो देना चेको आंसर राजी आंसर वेक्टर क्वांटिटी भी तो दे तब हम क्रॉस क्या कहेंगे इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे ठीक है मतलब ये कि हमारा जो ये टॉर्क है ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप क्रॉस को खत्म करते हैं तो क्या लगाया जाता है साइन लगाया जाता है क्या लगाया जाता है साइन लगाया जाता है और ये भी आपको मालूम होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है स्केलर क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं यस वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ठीक है सो हमारे पास टॉर्क क्या है और यहां पर कोई वेक्टर लगा देते हैं डायरेक्शन के लिए ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन मतलब टॉर्क का क्या डायरेक्शन है द रोटेशन चिकुम की इधर द क्लॉकवाइज की या एंटी क्लॉकवाइज की ये जो रोटेशन हो रही है क्या ये क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं यस घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है इसको क्लॉकवाइज कहते हैं अगर उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज हम इंग्लिश खबर है भाई जी यस हां नाम सर डायरेक्शन शो कई नाम सर दैट वर्ड दैट्स लाइक ना दिस ऑल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे पास क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये साथ में हमारे पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं नो सर कोई क्वेश्चन है नो सर किसी के भी ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया ठीक है अब जरा देखिए ये तो हमने आपको बताया कि टॉर्क बेसिकली क्या होता है अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये मोमेंट आर्म क्या होता है चलिए हम जरा मोमेंट आर्म की तरफ चलते हैं और अपने टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये मजीद इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं गौर से देखिए जी हमारे पास जो टॉपिक है ना हमारे पास जो टॉपिक के अंदर एक छोटा सा टर्म है व्हाट वी कॉल मोमेंट आर्म को हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दैट इज कॉल्ड पाइवोट पॉइंट सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि पाइवोट पॉइंट क्या होता है बाज लोग इसको पिवट पॉइंट भी कहते हैं कोई मसला नहीं या होता पाइवोट पॉइंट या होता पिवट पॉइंट तो खबर यस समझ आया एक ही बात घबराना नहीं है ठीक है वो पॉइंट जहां से रोटेशन प्रोड्यूस होती है आवाज ही चलता ना रोटेशन प्रोड्यूस की आउट ऑफ सोइल पाइवोट लका उस दरवाजे का गोरे बचे दरवाजे जिसे खुलाओ द रोटेशन कब जी रखी अगर एज पॉइंट रखी वो ये जो कोना है जहां से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है ये कोना नजर आ रहा है आपको जहां से दरवाजा घूमता है अगर गुड चेकुम द एज में दे तुम सोइल पाइवोट पॉइंट देखिए पाइवोट पॉइंट को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं पाइवोट पॉइंट क्या है देखिए आप पाइवोट पॉइंट को यूं डिफाइन करेंगे कि देखिए दो चीज होती है जब भी आप दरवाजे को देखते हैं ना गौर से एक होता है हैंडल हैंडल होता है दरवाजा खोलने के लिए आप फोर्स कहां लगाते हो हैंडल पे अच्छा और जो कोना होता है जहां से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही होती है जो एज वाली जगह होती है अब दो चीजें हैं दरवाजे के अंदर एक हैंडल है और एक एज है पाइवोट पॉइंट क्या होता है द पॉइंट where force is applied called pivot point वो पॉइंट जहां पर आप फोर्स लगाते हैं मुझे एक बात बताइए दरवाजा खोलने के लिए फोर्स कहां लगाते हैं हैंडल पे लगाते हैं यस सर हैंडल को हम क्या कहते हैं पाइवोट पॉइंट फॉर एग्जांपल हैंडल ऑफ अ डोर फॉर एग्जांपल हैंडल ऑफ अ डोर दरवाजे का जो हैंडल होता है इसको हम क्या कहते हैं पाइवोट पॉइंट दरवाजे का जो हैंडल होता है क्या कहते हैं इसको पाइवोट पॉइंट अच्छा सेकंड जो चीज है ना सेकंड थिंग इज हिंजेस अब मुझे एक बात बताएं दरवाजा जब खुलता है तो रोटेशन किस जगह से होती है कौन सी जगह से होती है वो कोने वाली जगह से हो रही होती है ठीक है उस कोने वाली जगह को हम क्या कहते हैं हिंजेस कहते हैं ठीक है कैसे डिफाइन करेंगे आप कहेंगे कि द portion या the point from where rotation produces जहां से
रोटेशन प्रोड्यूस हो रही होती है कार्ड हिंजेस, उसको हम क्या कहते हैं? हिंजेस। वो पॉइंट जहां से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? हिंजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एजेस ऑफ द डोर, फॉर एग्जांपल एजेस ऑफ द डोर, दरवाजे का जो कोना होता है एज, उसको हम क्या कहते हैं? एजेस कहते हैं, या उसको दूसरे वर्ड्स में हम हिंजेस कहते हैं। मैंने क्या बताया आपको? दो बातें। एक मैंने पाइवोट पॉइंट बताया, दूसरा मैंने क्या बताया? हिंजेस। पाइवोट क्या होता है? जहां पर आप फोर्स लगाते हैं, वो पॉइंट जहां पर आप फोर्स लगाते हैं। हिंजेस क्या होता है? वो पॉइंट जहां से रोटेशन प्रोड्यूस होती है। दरवाजे का जो हैंडल था ये पाइवोट था, जो एज वाली जगह है उसको क्या कहते हैं? हिंजेस। उस ब्रश को मोमेंट आर्म था, मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म असल में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? Pivot point to hinges. Pivot point nawafla the hinges portion the distance पे they तब moment arm by. उस question that it is a perpendicular वाले में. Question that it is a perpendicular वाले में. Yes. सवाल ये कि मैं क्यों perpendicular बोल रहा हूँ इसको? सुने जरा और से देखिए. आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह. आप कहते हैं कि the perpendicular distance from pivot point to hinges is called moment arm. उसको हम क्या कहते हैं? moment arm कहते हैं। pivot point से hinges तक का जो distance होता है उसको moment arm कहते हैं। देखिए जब आप दरवाजा खोल रहे हो, जब आप दरवाजा खोलते हैं तो मुझे एक बात बताओ, फोर्स आप कैसे लगाते हैं? ऐसे हैंडल को पकड़ते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। थोड़ा फोर्स कितना से लगे? फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो और पाइवोट पॉइंट वाला हिंज को डिस्टेंस 10 से लगे। फोर्स कितना से लगे? ऐसे आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स कितना से लगे? ऐसे फोर्स लगाया जा रहा होता है, डिस्टेंस खुदा से लेकर मतलब दो मिनट का एंगल मैथ्स हो गया। कौन सा एंगल? 90 का दूसरा नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 का दूसरा नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब दादे द फोर्स जितना लगे तब 90 डिग्री बने लगे, ऐसा कहते हैं परपेंडिकुलर। हां, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोट पॉइंट टू हिंजेस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। देखो मोमेंट आर्म वेरिएशन। सही शू जी? अब जरा देखते हैं कि टॉर्क किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑन व्हिच ऑफ द फैक्टर्स टॉर्क डिपेंड्स? टॉर्क के आपके पास कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक है, अच्छा सॉरी, इससे पहले हम जरा चलते हैं यूनिट लिख लेते हैं कि टॉर्क का हमारे पास क्या यूनिट होता है। देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मोमेंट आर्म को असल की योर डिस्टेंस देगा और द डिस्टेंस यूनिट को मीटर भी समझ आते। अच्छा और से देखिए यूनिट क्या होगा हमारे पास टॉर्क का? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होगा? यूनिट होगा। अब जरा हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे टॉर्क डिपेंड करता है। टॉर्क कौन-कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तीन चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? तीन चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, टॉर्क जिले द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा फोर्स लगाते हो उतना ज्यादा रोटेशन होती है। अगर ये दरवाजा मैं जोर से खोलूं, ज्यादा फोर्स लगा के खोलूं, क्या है? ज्यादा जल्दी खुलेगा, रोटेशन ज्यादा होगी, इसीलिए तो जल्दी खुलेगा। अच्छा दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है मोमेंट आर्म। जे मोमेंट आर्म से वावी टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस की, जे मोमेंट आर्म कम हुई टॉर्क कम प्रोड्यूस की। मुझे एक बात बताएं, अगर आपने एक नट खोलना हो, स्पैनर पेचन है, SPANNER, स्पैनर, स्पैनर पेचन, स्क्रू रेंज भी बात है, स्क्रू रेंज कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं नट खोलने के लिए। एक नट खोलने के लिए जितना बड़ा स्क्रू रेंज आप यूज करोगे उतना आसानी से वो नट खुलती है। यस सर, बोले मोटा भी। यस देखिए इस तरह होता है ना वो। यस सर, यहां पर आपके पास वो इस तरह नट होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है? यस, कुछ इस तरह होता है। अब नट को खोलने के लिए आप फोर्स कहां लगाते हो? इस जगह पे। पाइवोट पॉइंट ये है। रोटेशन कहां से प्रोड्यूस होती है? इस जगह से। ये क्या है हमारे पास?
इसको हम लोग हिंजेस कहते हैं। हिंजेस कहते हैं ना, इनके दरमियान यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होता है? मोमेंट आर्म। जितना ज्यादा मोमेंट आर्म आप रखते हो, बड़ा स्पैनर यूज करते हो, ज्यादा जल्दी जल्दी रोटेशन, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है, आसानी से खुल जाता है। जितना छोटा स्पैनर आप यूज करोगे, मोमेंट आर्म कम होगा। मोमेंट आर्म क्या होगा? कम होगा। और जब मोमेंट आर्म कम होगा तो रोटेशन कम होगी। जब रोटेशन कम होगी तो आपके पास क्या होगा? मुश्किल से खुलेगा, कम रोटेशन प्रोड्यूस होगी, आपको दुश्वारी होगी। So mostly it is said that it is better to use long spanner than a short spanner to tighten या loosen a nut। किसी भी नट को लूज करने के लिए या टाइट करने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं कि बड़े स्पैनर का यूज किया जाए। समझते हैं? यस। अच्छा, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, जो थर्ड फैक्टर है, तीसरा जो फैक्टर है, दैट इज एंगल। एंगल थीटा जिसको कहते हैं, बिटवीन आर एंड एफ और आर के दरमियान में जो एंगल है उस पे भी डिपेंड करता है। टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? टॉर्क जो है वो फोर्स पे भी डिपेंड करता है और मोमेंट आर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। सही हो गया? अब जरा हम देखते हैं कि कौन कौन से एंगल्स हैं या किस किस एंगल के ऊपर वो डिपेंड कर सकता है। अब जरा देखें, अगर आपके पास इसमें मुख्तलिफ केसेस हैं, अगर R और F एक दूसरे को पैरेलल हैं, मतलब पैरेलल लाइन के दरमियान में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। पैरेलल लाइंस के दरमियान में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर R और F एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो टॉर्क क्या होगा? T इक्वल टू R क्रॉस F या T इक्वल टू R F sin थीटा। थीटा की जगह पर क्या पुट कर ले? 0 पुट कर ले। R F sin 0 से 0 आता है, इससे हमारे पास टॉर्क क्या आ जाए? 0। कला फोर्स मुंह पर 0 डिग्री बनने वाला को रोटेशन में प्रोड्यूस की। अगर आपने फोर्स 0 डिग्री पे लगाया, रोटेशन नहीं प्रोड्यूस होगी। क्यों नहीं प्रोड्यूस होगी? क्योंकि टॉर्क 0। समझ आया? यस सर। मतलब ये है कि नो रोटेशन। इस केस में क्या होगा? नो रोटेशन। रोटेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, चलें, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड केस की तरफ जाते हैं। अगर मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल क्या होता है? 90। मतलब ये है कि अगर फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे को 90 डिग्री पे हो तो फिर टॉर्क कितना होगा? चलिए देखते हैं। T इक्वल टू R क्रॉस F होता है, T इक्वल टू R F sin थीटा होता है, T इक्वल टू R F sin 90 हो जाएगा। T इक्वल टू R F sin 90 से क्या आता है? 1 आता है। T इक्वल टू R F आ जाएगा। मतलब ये है कि मैक्सिमम रोटेशन होगी। चकला हम फोर्स पर 90 डिग्री बने लगूगी भी, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। टॉर्क क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। ठीक हो गया? टॉर्क इज मैक्सिमम। इस केस में हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो। अच्छा, अगर आपके पास फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे को एंटी पैरेलल हो, फिर क्या होगा? एंटी पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री। दो लाइनों के ऊपर से ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब ये है कि उनके दरमियान में एंगल कितने का है? 180 का। एंटी, ये मैथ्स की बात कर रहा हूं। यस सर। एंटी पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है? चलिए थर्ड केस की तरफ आते हैं। अगर आपके पास R और F एक दूसरे को एंटी पैरेलल हो, क्या हो? एंटी पैरेलल मतलब थीटा 180 हो, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? देखिए, इस केस में हमारे पास T इक्वल टू R क्रॉस F होता है, T इक्वल टू R F sin थीटा होता है। T इक्वल टू R F sin की जगह थीटा की जगह 180 लगा दें। T इक्वल टू R F sin 180 किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। sin 180 -1 के इक्वल होता है। -1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा T इक्वल टू -RF। मतलब टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है? इस केस में पॉजिटिव टॉर्क आता है। ठीक है? ये हमारे पास इस केस में क्या आता है? नेगेटिव टॉर्क आता है। सही हो गया?
अब दो बातें करते हैं और से देखिए, दो बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा जी जी प्लीज। अच्छा अब जरा देखें, दो मजीद बातें डिस्कस करते हैं। याद रखें कि दो कन्वेंशन है हमारे पास। क्या है? दो कन्वेंशन। अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसका टॉर्क नेगेटिव कंसीडर किया जाए। अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसका टॉर्क क्या कंसीडर किया जाए? पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, ठीक है। टू कन्वेंशंस है हमारे पास। कौन कौन से? टू कन्वेंशंस। दो तरह के कन्वेंशंस है। A body rotating clockwise will have negative torque. उसका टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। सही है। A body rotating clockwise will have negative torque. टॉर्क क्या होगा उसका? नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी कन्वेंशन क्या है? A body rotating anti-clockwise will have positive torque. उसका टॉर्क क्या होगा? पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो उसका टॉर्क क्या होगा? पॉजिटिव। सही हो गया। अब जरा और से देखिए, एक और बड़ी खास बात डिस्कस करते हैं। याद रखें कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा होगा तो उसका टॉर्क हमेशा जीरो होगा। याद रखें, ऑल द बॉडीज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी will have zero torque. कैसे? For example, all the satellites revolving around the earth, all the satellites revolving around the earth with uniform speed या velocity has zero torque. All the electrons revolving around the nucleus with uniform speed या uniform velocity has zero torque. Simple word में कहना ये चाहता हूं कि हर बॉडी, तमाम बॉडी जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, जो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा होता है उसका टॉर्क हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। सो कीप रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑल द बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, विल हैव जीरो टॉर्क, ठीक है। ऑल द बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी विल हैव जीरो टॉर्क। उनका टॉर्क क्या होगा? जीरो। उनका टॉर्क हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, satellites revolving around the earth with uniform speed has zero torque. उनका टॉर्क क्या है? जीरो है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अराउंड द न्यूक्लियस with uniform speed has zero torque, ठीक है। तो उसका टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। सही है भाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड इट। कोई मसला है, किसी भी वर्ड पे नहीं समझे, दिस इज योर क्वेश्चन आंसर टाइम। आस्क क्वेश्चन, पूछें, शाबाश। किसी भी बच्चे को कोई मसला है, कोई परेशानी हो तो पूछे प्लीज। किसी भी वर्ड पे नहीं समझे प्लीज आस्क। कौन सा? ये वाला रोटेशन। देखिए आपके पास ये क्या है? डोर है। ये आपके पास पाइवोट पॉइंट है, ये आपके पास हिंजेस है। फोर्स लगाने के लिए मतलब फोर्स ऐसे लगाते हैं और ये
करवाने के लिए क्या करना होता है? आपको रोटेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए फोर्स को 90 डिग्री पे लगाना क्या है? फर्ज। 90 के अलावा अगर आप लगाते हो तो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। समझ आ रही है? सीधा लगाओगे ना फोर्स इस तरह तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सही हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। लास्ट में आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने सर्कल के अंदर शेयर भी करना है। शेरोज अब्दुल्ला के नाम से मेरा चैनल होगा, मेरा चैनल है उसको आपने लाइक करना है। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से मेरा चैनल। आई एम करंटली लेक्चरर इन फिजिक्स इन इस्लामिक कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।